Hello everyone, welcome to 11th Commerce Economics lecture. We are in chapter number 1. So let us move on towards what we have done in the last lecture. This is page number 3 and we are doing microeconomics. So the first thing in front of us is basic concept of microeconomics. लास्ट लेक्चर में हमने लर्न किया कि इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक मैक्रो और दूसरा माइक्रो। ठीक है ना। ये जो मैक्रो और माइक्रो वर्ड है कहाँ से आया है? ये ग्रीक वर्ड से आया है। और जहां पर माइक्रो का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्मॉल कंपोनेंट। तो ये डेफिनेशन हमारे सामने है जो केनेथ ने दिया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म्स, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड, इंडिविजुअल प्राइजेस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कमोडिटी। तो किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में बात करेंगे, इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे, हाउस होल्ड के बारे में बात करेंगे। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है इसमें? सबसे पहला कंसेप्ट है वांट। सो व्हाट इज वांट? नॉर्मल टर्म में जो वांट होता है उसका मतलब होता है आपकी इच्छा क्या है, आपकी नीड क्या है। ठीक है ना। बट इकोनॉमिक्स में हम क्या बोलते हैं? वांट मीन्स जहां पर लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन है, जहां पर लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन है। वांट डिनोट्स अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो यहां पर कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा। सबसे पहले वांट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट क्या होता है? अनलिमिटेड होता है, नेवर एंडिंग होता है। आप एक वांट को कंप्लीट करेंगे तुरंत दूसरा वांट एमर्ज हो जाता है। हमारे पास लिस्ट बनी होती है हमें क्या क्या चाहिए। ओके। वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। बहुत सारे वांट ऐसे होते हैं जो बार बार अकर होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको फूड चाहिए, आपको क्लोथिंग चाहिए, तो ये क्या है? बार बार अकर होगा, बार बार रीअकर होगा। थर्ड वन, वांट्स डिफर विथ एज। डिफरेंट डिफरेंट एज में आपका वांट भी क्या होता है? चेंज होते रहता है। वांट्स डिफर विथ जेंडर। मेल का वांट अलग होगा, फीमेल का वांट अलग होगा। ठीक है ना। वांट डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस। एक व्यक्ति का टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस अलग है तो उसकी जरूरतें अलग हो सकती है। किसी दूसरे का टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस अलग है तो उसकी जरूरतें अलग हो सकती है, वांट अलग हो सकता है। नंबर 6, वांट डिफर विथ सीजन। ऑब्वियसली रेनी सीजन में आपके नीड अलग होंगे, समर सीजन में अलग होंगे, विंटर सीजन में अलग होंगे। तो सीजन के अकॉर्डिंग भी वांट चेंज होते हैं। वांट डिफर ड्यू टू कल्चर। आपका क्या संस्कृति है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी क्या नीड्स है। बराबर है। क्योंकि उसकी वजह से आपका फूड, आपके ड्रेसिंग स्टाइल, ये सब क्या करते हैं? मायने रखते हैं, चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वांट। वांट को हमने क्लासिफाई किया, पहला इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट। तो इकोनॉमिक वांट क्या होता है? जिसके अंदर मॉनिटरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। और नॉन इकोनॉमिक क्या होता है? विच कैन बी सेटिस्फाइड विदाउट मेकिंग मॉनिटरी पेमेंट। जिसमें मॉनिटरी पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होता, उसे बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक वांट। तो इसमें इकोनॉमिक वांट में क्या है? आपको फूड चाहिए, मेडिसिन चाहिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा, वो इकोनॉमिक वांट हो गया। बट आपको एयर चाहिए, सनशाइन चाहिए, इसके लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल वांट, कलेक्टिव वांट। अगर एक पर्सन डिमांड करे तो उसे क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल। और एक ग्रुप अगर डिमांड करता है तो उसको क्या बोलेंगे? कलेक्टिव वांट। ठीक है। नेसेसिटीज, कंफर्ट एंड लग्जरीज। तो वांट को डिवाइड किया गया कि कुछ वांट होते हैं जो नेसेसिटीज शो करते हैं, है ना, कुछ कंफर्ट शो करते हैं और कुछ लग्जरीज। तो नेसेसिटीज में क्या आ गया? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन। कंफर्ट में वॉशिंग मशीन हो, मिक्सर हो, प्रेशर कुकर हो, या ऐसे भी जो रोजमर्रा की जो काम आने वाली चीजें हैं जिससे हमारा कंफर्ट जोन इंक्रीज होता है। और थर्ड वन लग्जरी, जहां पर हमें लुफ्त उठाना है, जस्ट लाइक एसी कार है, वेल फर्निश्ड हाउस है, तो ये लग्जरीज में आ गया। तो ये तीन टाइप में हमने वांट को क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, गुड्स एंड सर्विसेज।
goods and services. These are popular terms of economics. Anything that satisfy human want is termed as good. कुछ भी जो इंसान की जरूरतों को सेटिस्फाई करने की क्षमता रखता है उसे बोलते हैं गुड्स. It has material existence. That means it is tangible in nature. You can touch it. You can touch it. ठीक है ना. जैसे chalk used by a teacher. तो chalk ये क्या है? ये गुड्स है. ठीक है ना. तो कोई भी जगह पर आप कोई परचेस करने जाते हो, एनीथिंग और एनी कमोडिटी, जस्ट लाइक हमने बीके के अंदर पढ़ा हुआ है गुड्स, तो सिमिलर डेफिनेशन यहां पर भी आएगा कि कोई भी आर्टिकल है, कोई कमोडिटी है, एनीथिंग विच इज हैविंग अ कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, ठीक है ना, उसे क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे. दूसरा सर्विसेज. सर्विसेज मतलब सेवाएं. ये क्या हो जाता है? इंटेंजिबल इन नेचर. इसका कोई मटेरियल एग्जिस्टेंस होता नहीं है. फॉर एग्जांपल, आप सैलून में गए, आपको हेयर कटिंग करना है, हेयर ड्रेसिंग कराना है, तो जो हेयर ड्रेसर है वो अपनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको कोई गुड्स देता नहीं है कि नहीं. आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो डॉक्टर अपने नॉलेज से आपको ठीक करने के लिए जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, राइट. तो ये सर्विसेज कैसे होती हैं? which do not have material existence. जिसमें material existence नहीं होता. So teaching offered by a teacher, ये भी क्या हो गया? सर्विसेज हो गया. ठीक है. तो यहां पर हमने देखा कि गुड्स और सर्विसेज क्या होते हैं. बाय द वे, हमारा क्वेश्चन क्या है बोलो? ये किसका सेकंड पॉइंट है? डू यू रिमेंबर? बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था? वांट. एंड नाउ सेकेंड पॉइंट हमने किया गुड्स एंड सर्विसेज का. थर्ड थिंग इज यूटिलिटी. अब यूटिलिटी ऐसे तो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बट स्मॉल लेवल पे हम बोल सकते हैं कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, या हम बोल सकते हैं वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी. किसी कमोडिटी के अंदर की वो क्षमता जिसकी वजह से वो इंसान के इच्छा को सेटिस्फाई कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं हम? यूटिलिटी. जैसे फूड ग्रेन में भूख को मिटाने की क्षमता है कि नहीं, तो उसमें से क्या आ रही है? यूटिलिटी. आप नॉर्मल टर्म्स में समझ सकते हो यूजफुलनेस. क्या बोल सकते हैं? यूजफुलनेस. ठीक है. तो वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, है ना, और वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी. उसे हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी. तो यूटिलिटी क्या होती है? हम यूटिलिटी को चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आपके पास वुड है, टिम्बर है ना, लकड़ी, और उससे आप क्या बना सकते हैं? यू कैन मेक अ चेयर आउट ऑफ इट. तो जब आपने टिम्बर से चेयर बनाया, वुड से चेयर बनाया, उसका यूजफुलनेस इंक्रीज हो गया, है ना. आपके पास मड है या सैंड है, सैंड से आपने क्या बना दिया? पॉट बना दिया. तो पहले सैंड उतना यूजफुल नहीं था, लेकिन अभी आपने उसका पॉट बना दिया, तो अब वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल है. गेटिंग इट? तो जब उसके अंदर वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी आ जाती है, पावर आ जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी. क्या बोलते हैं? यूटिलिटी. नंबर 4, वैल्यू. वैल्यू हैज टू अप्रोचेस. इसके दो अप्रोच हैं. एक होता है वैल्यू इन यूज. क्या होता है? वैल्यू इन यूज. एंड अनदर वन इज वैल्यू इन एक्सचेंज. एक जिसका वैल्यू यूज में है और दूसरा जिसका वैल्यू एक्सचेंज में है. तो यहां पर डिपेंड करता है कि आप वैल्यूएशन कैसे कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अभी अभी हमने बात की, देखो किसकी बात की? इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक वांट्स की बात की ना. तो नॉन इकोनॉमिक वांट में क्या था? एयर था, सनशाइन था. तो इसका वैल्यू इन यूज है. क्या आप ऑक्सीजन का यूज करते हैं? डेफिनेटली करते हैं. क्या आप सनशाइन का यूज करते हैं? डेफिनेटली करते हैं. लेकिन क्या इसका कुछ वैल्यू ऐसा है कि मैं आपको 2 किलोग्राम ऑफ एयर देता हूं, आप मुझको उसके पैसे दीजिए? हो सकता है 10 साल के बाद चालू हो जाए कि ऑक्सीजन सब सेल करेंगे. सिलेंडर में आता है ना ऑक्सीजन. बट नॉर्मली
जैसे देखो अभी वाटर सेल होता है 10 रुपीज पर बॉटल, 20 रुपीज पर बॉटल, है कि नहीं? तो वैसे ही एयर सेल हो रहा है क्या? नहीं। सनशाइन सेल हो रहा है क्या? नहीं। मतलब उसका वैल्यू इन यूज हमारे लिए है, बट उसको हम मॉनिटरी वैल्यूएशन कर सकते नहीं। बट ऑन द अदर हैंड आप देखो डायमंड, गोल्ड, ज्वेलरीज, प्लैटिनम, है कि नहीं, इसका वैल्यू किस में होता है? एक्सचेंज में। वैल्यू किस में है? एक्सचेंज में। तो इसके लिए गोल्ड ज्यादा महंगा मिलता है, डायमंड ज्यादा महंगा मिलता है। लेकिन मुझे आप बताइए, क्या बिना डायमंड गोल्ड के आप जिंदा रह सकते हैं? आंसर इज यस। लेकिन क्या विदाउट एयर, विदाउट सनशाइन आप जिंदा रह सकते हैं? आंसर इज नो। तो जो इतना वैल्यूएबल थिंग है हमारे लिए, बट उसका कोई मॉनिटरी वैल्यूएशन कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। इसको हम बोलते हैं वैल्यू इन यूज। ऑन दी अदर हैंड एक्सचेंज किसका होगा? गोल्ड, डायमंड। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी। इन सिंपल वर्ड, इट इज यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी का यूजफुलनेस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, नो वन हैज टू पे प्राइस फॉर सनशाइन, बट इट्स इमेंस वर्थ फॉर लाइफ कैन नेवर बी डाउटेड, है ना? मतलब कोई ऐसा उसका वैल्यूएशन नहीं कर सकता कि सनशाइन कितना वैल्यूएबल है, बट हमको पता है कि बिना सनशाइन के हम जिंदा रह सकते नहीं है। इन इकोनॉमिक लैंग्वेज सनशाइन हैज अ हाई वैल्यू इन यूज। इसका वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री गुड। इसको क्या बोलते हैं? फ्री गुड बोलते हैं। ठीक है, सो यहां पर बात किया गया है, एक होता है वैल्यू इन यूज, दूसरा होता है वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज हमने देखा कि ऐसी कमोडिटीज जिसका वैल्यू इन यूज तो काफी ज्यादा है, बट उसका मॉनिटरी वैल्यूएशन हम कर सकते नहीं है। जैसे एयर हो गया, सनशाइन हो गया, इसको फ्री गुड्स की कैटेगरी में रखा गया, जिसके बिना हम जिंदा रह सकते नहीं। और दूसरा क्या है? वैल्यू इन एक्सचेंज। इट रिफर्स टू द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर कमोडिटी, है ना? एक कमोडिटी दूसरे कमोडिटी के एक्सचेंज में क्या वैल्यू क्रिएट करती है, जिसे हम बार्टर एक्सचेंज करते हैं, कहते हैं। When this value is expressed in terms of money, it is called as price of commodity. अगर आपने उसको monetary terms में बोला तो क्या बोलते हैं? प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में गए, आपको पोटैटोस परचेस करने हैं, पोटैटोस आपको परचेस करने, आपने बोला 1 kg पोटैटो कितने का, तो सामने वाला बोलता है कि सपोज 40 रुपीज पर किलोग्राम, है कि नहीं? तो ये जो क्या है, ये प्राइस बन गया। तो वैल्यू इन एक्सचेंज इज अ प्राइस। अ गुड विच कमांड्स अ प्राइस इज टर्म्ड एज इकोनॉमिक गुड्स। ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक गुड्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। अब ये वही चीज बता दिया जो ऊपर मैं बात कर रहा था कि जिंदगी जीने के लिए एयर, वाटर, सनशाइन कितना जरूरी है। अगर ये ना हो तो हम मर जाएंगे, बट उसके अगेंस्ट में अगर गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, अगर ये हमारी जिंदगी में ना हो तो भी हम जी सकते हैं, बिल्कुल जी सकते हैं। लेकिन इनका वैल्यू देखो, कौन सा ज्यादा वैल्यूएबल है? जहां तक कि वाटर, सनशाइन, एयर हमको फ्री में मिल जाता है, जबकि डायमंड, गोल्ड जिसके बिना हम जिंदा रह सकते हैं लेकिन वो बहुत कॉस्टली है, इसी को नाम दिया गया पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। क्या बोला गया? पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। सम कमोडिटीज हैव अ हाई वैल्यू इन यूज बट लो एक्सचेंज वैल्यू, है ना? वाटर, वाटर का वैल्यू कैसा है? वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है, बट एक्सचेंज बहुत, वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत कम है। Whereas some commodities have low value in use, जिनका वैल्यू इन यूज बहुत कम है, बट हाई एक्सचेंज वैल्यू, बट उसके एक्सचेंज का वैल्यूबल। क्यों? क्योंकि वो स्कैर है। क्या है स्कैर? मतलब ऐसी चीजें ज्यादा उपलब्ध होती नहीं है। डायमंड क्यों महंगा मिलता है? गोल्ड क्यों महंगा मिलता है? बिकॉज दे आर स्कैर्स इन नेचर, उनका अभाव है, इसके लिए वो महंगा मिलता है। पॉइंट नंबर 5, वेल्थ। वेल्थ मतलब संपत्ति। वेल्थ मतलब संपत्ति, प्रॉपर्टी। वेल्थ refers to anything which has market value and can be exchanged for money। ऐसी कोई भी वस्तु, चीज जिसका मार्केट वैल्यू हो और आप मनी के थ्रू उसको क्या कर सकें? एक्सचेंज कर सकें। टू बी रिगार्डेड एज वेल्थ, कमोडिटी मस्ट
possess the following character। एक कमोडिटी के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, ये फीचर्स होने चाहिए, तभी उसको वेल्थ समझा जाएगा। पहला क्या होना चाहिए, उसके अंदर यूटिलिटी होनी चाहिए, मतलब यूजफुलनेस होना चाहिए, भाई वो किसी के काम आना चाहिए। दूसरा स्कैरसिटी, उसका अभाव होना चाहिए, अबंडन नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा होगा तो वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो सबका है। वो कैसा वेल्थ जो बहुत ज्यादा अवेलेबल है कि नहीं, उसका क्या होना चाहिए, स्कैरसिटी होना चाहिए। थर्ड थिंग ट्रांसफरेबिलिटी, ऐसा होना चाहिए कि आप उसको ट्रांसफर कर सको। क्या कर सको, ट्रांसफर कर सको। और फोर्थ थिंग एक्सटर्नलिटी, क्या है, एक्सटर्नलिटी। तो एक्सटर्नलिटी को समझेंगे, एक एक करके पॉइंट लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट क्या है, यूटिलिटी। तो यूटिलिटी हमने पहले पढ़ लिया, अ कमोडिटी मस्ट हैव द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। कमोडिटी के अंदर क्या होना चाहिए, वांट सेटिस्फाइंग पावर होना चाहिए, ठीक है। स्कैरसिटी, कमोडिटी मस्ट बी स्कैर इन सप्लाई, उसका सप्लाई लिमिटेड होना चाहिए इन रिलेशन टू इट्स डिमांड इफ इट इज टू बी इंक्लूडेड इन टर्म्स वेल्थ। अगर उसको वेल्थ में इंक्लूड करना है तो वो स्कैर नेचर की होनी चाहिए, ठीक है ना। ऑल इकोनॉमिक गुड्स फॉर विच प्राइस इज पेड, हर एक इकोनॉमिक गुड जिसके लिए प्राइस पे करना पड़ता है वो क्या है, स्कैर है ना, तो वेल्थ में काउंट होता है। फिर है ट्रांसफरेबिलिटी, मतलब आप उसको सेल कर सकते हो, ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो, बेच सकते हो, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दे सकते हो। अ कमोडिटी शुड बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एज वेल एज प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह पर। If the goods is material or tangible, then only it is possible to transfer it from one place to another place, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हीकल, ज्वेलरी एक्सेट्रा। तो ये ट्रांसफरेबिलिटी आ गई, मतलब जो हमारा कमोडिटी है उसमें ये फीचर्स होने चाहिए। और एक्सटर्निटी, एक्सटर्निटी क्या होता है, अ गुड्स कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली इफ इट इज एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी। फॉर एग्जाम्पल बैग और चेयर, मतलब आपके बॉडी के बाहर है तभी उसको क्या बोला जाएगा, आपका वेल्थ बोला जाएगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर आजकल किडनी का वैल्यू तो कितना ज्यादा है, मैं अपनी एक किडनी बेच के आईफोन ले लूंगा, तो किडनी मेरी प्रॉपर्टी है। हाँ, तो ऐसा तो आपका हार्ट जो है वो भी आपकी प्रॉपर्टी है, आप दिल बेच दो, हार्ट का भी बहुत अच्छा वैल्यू मिलेगा। तो क्या हम लोग अंदर का जो ह्यूमन ऑर्गन है उसको सेल कर सकते हैं, आंसर इज नो। तो एक्सटर्नलिटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्सटर्नलिटी, मतलब जो ह्यूमन बॉडी के बाहर का आपका प्रॉपर्टी है उसको अगर आप ट्रांसफर कर सकते हो तो उसे आप वेल्थ में कंसीडर करोगे। तो 4 पॉइंट हमने देखा उसमें। पहला देखा कि उसमें यूटिलिटी होनी चाहिए तब आप वेल्थ बोलोगे। दूसरा, वो स्कैर होना चाहिए। आप बोलोगे कि मैं इस दुनिया में सनशाइन का मालिक मालिक मैं हूं, मेरे पास 5 किलो सनशाइन है, ऐसा होगा क्या, नहीं। सनशाइन तो अबंडेंट है, एयर तो अबंडेंट है कि नहीं। तो स्कैरसिटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्कैरसिटी, मतलब उसका अभाव होना चाहिए, उसकी कमी होनी चाहिए। जस्ट लाइक गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्लेटिनम, है ना, आयरन ओर्स, ये सब का क्या है, कमी है। देन ट्रांसफरेबिलिटी, आप उसे ट्रांसफर कर सको, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दे सको, एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर दे सको। फिर एक्सटर्नलिटी, एक्सटर्नलिटी मतलब ह्यूमन बॉडी के बाहर की चीज होनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम, earning received by a person from all source is called his personal income। ये पॉइंट नंबर 6 चल रहा है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, माइक्रो इकोनॉमिक्स के, है कि नहीं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पॉइंट नंबर 6 है पर्सनल इनकम, अर्निंग रिसीव्ड बाय अ पर्सन, एक पर्सन को जो अर्निंग मिलता है उसे बोलते हैं पर्सनल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पीडीआई, ये क्या होता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ऐसा इनकम जो उसके हाथ में आया है खर्च करने के लिए। इट इज दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। टैक्स पे करने के बाद में जो हाथ में बचा है उसे क्या बोलेंगे, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, या हम बोल सकते हैं इनकम आफ्टर टैक्स, इनकम आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स, है ना। तो सपोज किसी का सैलरी है 30,000 रुपीज, कितना है 30,000, और उसके ऊपर टैक्स लग गया 3,000 रुपीज का, तो उसके हाथ में कितना अमाउंट आएगा, 27,000। तो जो पीडीआई है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, उसे क्या बोलेंगे, 27,000।
गेटिंग इट? पॉइंट नंबर 8, इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी? ऐसी एक्टिविटी जो हम प्रॉफिट के लिए करते हैं, जो हम अर्निंग के लिए करते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, आप या कोई पर्सन, वर्कर फैक्ट्री में काम करने जा रहा है। क्यों करने जा रहा है? ताकि उसको वेजेस मिले, सैलरी मिले, है कि नहीं? अच्छा, आप जा रहे थे, रास्ते में कोई आपको ब्लाइंड पर्सन दिखाई दिया, उसको रोड क्रॉस करना था, तो आपने उसको रोड क्रॉस करा दिया एक जगह से दूसरी जगह। क्या इसके बदले में वो आपको पैसे देने वाला है? आंसर इज नो। आपने ये क्यों किया? ऐसे वेलफेयर के लिए, समाज कल्याण के लिए। अच्छा लगा आपको कि चलो वो बेचारे पर्सन को दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं इसको रोड क्रॉस करा दूं, है कि नहीं? तो क्या ये किसी मॉनिटरी बेनिफिट के लिए था? आंसर इज नो। क्या ये कोई प्रॉफिट अर्न करने के लिए था? आंसर इज नो। तो क्यों था? वेलफेयर के लिए किया, आपने ऐसे ही किया, तो उसके क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या? ऐसी एक्टिविटीज जो आप अर्निंग के लिए करते हैं। किसके लिए? अर्निंग के लिए, प्रॉफिट के लिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स व्हिच इंक्लूड प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। देखो 4 टाइप में डिवाइड कर दिया गया। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन, ये 4 पॉइंट में डिवाइड किया गया। प्रोडक्शन करना मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सेल करना, एक्सचेंज लेन देन, और कंजम्पशन मतलब यूज करना, कंज्यूम करना, उसे कंजम्पशन बोले। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी किसमें आ गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी में। सो कुछ लोगों को पॉइंट नंबर 7 और 6 फिर से रिपीट कराना है, तो ध्यान से सुने। पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या हो गया? सपोज आपके फैमिली मेंबर में से कोई जॉब पर जाता है और उसकी सैलरी है 30,000 रुपीज। ये 30,000 रुपीज पर मंथ उसकी क्या है? सैलरी। तो ये जो आपको फिगर मिल रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? पर्सनल इनकम। क्या बोलेंगे? पर्सनल इनकम। बट ये कैसे मिल रहा है? इसमें से ना टैक्स डिडक्ट हो रहा है। तो टैक्स कितना माइनस हो रहा है? तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, इट इज जस्ट एन एग्जांपल। तो टैक्स 10% माइनस हो रहा है। 30,000 माइनस 10%, तो कितना आएगा? 27,000। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनकम आफ्टर टैक्स। इनकम आफ्टर टैक्स। तो भले आपका सैलरी 30,000 है, लेकिन क्या 30,000 आपको यूज करने को मिलता है, स्पेंड करने को मिलता है? नहीं। आपके हाथ में तो कितना आ रहा है? ओनली 27,000। क्योंकि ये 3,000 तो है, वो किसको जा रहा है? गवर्नमेंट को जा रहा है। किसको जा रहा है? गवर्नमेंट को। तो आपके हाथ में जो डिस्पोजेबल मतलब स्पेंड करने के लिए जो पैसा बच रहा है, वो कितना है? 27,000, है ना? तो इसको हम बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ये ग्रॉस बेसिस है, इसको ग्रॉस बोलेंगे, और इसको नेट बेसिस बोलेंगे आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस। ठीक है, सो इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी देख लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी में किस में क्लासिफाई किया है? 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। 4 टाइप्स। ठीक है, तो 4 टाइप्स। टाइप नंबर 1 क्या है? प्रोडक्शन। नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 3 एक्सचेंज, एंड नंबर 4 कंजम्पशन। तो एक एक करके देखेंगे इसके बारे में। कोई नई चीज नहीं है, आपको ऑलरेडी मालूम है प्रोडक्शन वगैरह क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है। सो पॉइंट नंबर ए, प्रोडक्शन is a creation of utility. प्रोडक्शन इज अ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। आप यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हो, है ना? पहले रॉ मटेरियल के रूप में वो कुछ और था, उसके अंदर उतनी यूटिलिटी नहीं थी। फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपके पास वुड था, टिम्बर था। अब प्रोडक्शन के दौरान आपने उस टिम्बर को चेंज कर दिया चेयर में। किसमें? चेयर में, या टेबल में चेयर कर चेंज कर दिया। तो आपने क्या किया? यू हैव क्रिएटेड यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होता है। क्या होता है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी प्रोडक्शन में। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कितने फैक्टर्स हैं? 4 प्रोडक्शन, 4 फैक्टर्स। क्या 4 फैक्टर्स हैं? सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर।
तो जब आपको प्रोडक्शन करना है तो ये 4 फैक्टर आपके काम आएंगे। आपको खुद का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए खुद की जमीन, या तो फिर आप रेंट पे ले लीजिए। आपके पास होना चाहिए लेबर, लेबर मतलब वर्कर, वर्कर आपके पास ह्यूमन पावर होना चाहिए ना, लेबर होना चाहिए। देन यू मस्ट हैव कैपिटल, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, मशीनरी होनी चाहिए। और लास्ट वन एंटरप्रेन्योर मतलब प्रोपराइटर, ओनर, आप खुद, है ना, ये होना चाहिए। तब जाकर के प्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, 4 फैक्टर्स की बात करें, तो जब भी आपको बोलेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आपको बोलना है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो एक एक करके इसके बारे में देख रहे हैं। लैंड क्या होता है, लैंड मतलब जमीन। लैंड इन इकोनॉमिक इज अ वाइड टर्म। इकोनॉमिक में देखें तो सिर्फ जमीन नहीं है, बहुत बड़ा यहाँ पर इसको टर्म समझा जाता है। इट इज अ नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसको क्या बोला गया है, नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एनी नेचुरल रिसोर्स दैट इज अवेलेबल on and above and below the surface of the earth is called as land in economic। तो इकोनॉमिक में हम क्या बोलते हैं, जो आपका पर्टिकुलर लैंड एरिया है, ठीक है ना, जो भी आपका एरिया है, सपोज ये आपका लैंड एरिया है, बराबर है, ये क्या है, आपकी जमीन है। तो ये जमीन के ऊपर, जमीन पर, जमीन के नीचे जो भी होगा, इन सबको क्या बोला जाएगा, लैंड में काउंट किया जाएगा। कौन से टर्म में बात करें, इकोनॉमिक टर्म में, बराबर है। क्या एग्जांपल है, एग्जांपल है मिनरल्स। मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, जमीन के नीचे, विच आर फाउंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो क्या मिनरल्स को भी आप लैंड बोलेंगे, आंसर इज यस। इकोनॉमिक टर्म में उसको भी हम लैंड बोलेंगे। फिर सॉइल, मिट्टी है, वाटर ऑन द सरफेस, सरफेस पे आपको सॉइल मिलता है, वाटर मिलता है, मिट्टी मिल रही है, ठीक है। फिर एयर में, सॉरी ऊपर, एयर, सनशाइन, विंड आर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के सरफेस से ऊपर है तो उसको भी क्या बोला जाता है, लैंड बोला जाता है। लैंड ऑन रेंट, और लैंड के बदले में अगर आपकी जमीन है और आप अपनी जमीन किसी और को देंगे यूज करने के लिए, तो वो आपको क्या पे करेगा, ही विल पे यू रेंट। ठीक है, क्या पे करेगा, रेंट पे करेगा। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, लैंड ऑन रेंट इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो प्रोडक्शन एक्टिविटी में लैंड के लिए इनकम क्या है, रेंट ही उसका क्या है, इनकम है। सो लैंड पे हमको क्या मिल रहा है, रेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज लेबर। लेबर मतलब क्या हो जाता है, बोलिए, वर्कर, मैन पावर, ह्यूमन पावर। लेबर इज ए ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन सा फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर, ठीक है ना। लैंड क्या था, नेचुरल फैक्टर, ये कैसा है, ह्यूमन फैक्टर। एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट undergone during the process of production to earn the reward of wages is called labor। मतलब क्या बता दिया, कोई भी टाइप का फिजिकल हो या मेंटल एफर्ट हो, मतलब लोग कोई दिमाग लगा के काम करे। जैसे देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, दोज हु आर वर्किंग और प्रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर का भी प्रोडक्शन चल रहा है ना, तो उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अपना दिमाग लगा के काम कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो गया, एक टाइप से लेबर हो गया, बराबर। तो फिजिकल हो लेबर, मतलब मेहनत का काम हो, या मेंटल वर्क आप कर रहे हो, अंडरगॉन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने के समय, टू अर्न रिवॉर्ड, तो उनको क्या मिलता है, वेजेस मिलता है इसके बदले। व्हाट दे रिसीव, वेजेस, इज कॉल्ड लेबर। फॉर एग्जांपल कारपेंटर, अकाउंटेंट, इंजीनियर, एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कैपिटल। तो आपको प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए लैंड, चाहिए लेबर, अब क्या चाहिए, कैपिटल, पैसा चाहिए। बिना पैसे के कुछ होने वाला नहीं है।
So capital is a produced means for further production. Capital आपने ही बनाया है, ये capital किसकी देन है? Humans की देन है. तो it is a produced means for further production. It is a produced means for further production. It is a man-made factor. कैसा factor है? Man-made factor. इंसानों ने capital को create किया है. Capital पहले नहीं था, ठीक है ना? फैक्टर प्रोडक्शन विच अर्न्स द रिवॉर्ड इन द टर्म ऑफ इंटरेस्ट. तो इसको क्या मिलता है? इसको मिलता है इंटरेस्ट. ये सब बातें हमको ध्यान रखी है. फिर से देखो, जो लैंड है उसको क्या मिलता है? उसे मिलता है रेंट. जो लेबर है उसको क्या मिलता है? उसको मिलता है वेजेस और सैलरी. और फिर हमने देखा, किसको देखा? कैपिटल. तो आप पैसा लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट. ठीक है. और लास्ट में कौन है? एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर मतलब ओनर. एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? ओनर. तो ये जो ओनर है, ओनर को क्या मिलेगा? ओनर को रिवार्ड के रूप में मिलेगा प्रॉफिट. व्हाट ही विल गेट? ही विल गेट प्रॉफिट. तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. और 4 टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड. 4 टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड. ठीक है. तो एंटरप्रेन्योर हमारे सामने है. एंटरप्रेन्योर. Entrepreneur is the organizer who is a real captain of the industry. इंडस्ट्री का क्या? ये कैप्टन है. ठीक है. इसी की वजह से पूरी इंडस्ट्री क्या हो रही है? रन कर रही है. He is a special kind of labor. ये एक स्पेशल काइंड का क्या है? लेबर है. क्योंकि काम तो वो भी कर रहा है ना. Who gets the work done to earn the reward. देखो क्या बोला? जो काम करा के लेता है. काम कर नहीं रहा है, काम करा के लेता है ताकि उससे क्या मिले? रिवॉर्ड मिले. ऑफ प्रॉफिट. किस में मिले? प्रॉफिट में मिले. इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. कौन से प्रोसेस में? प्रोडक्शन प्रोसेस. 4 चीजें देखा हमने: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. ठीक है. पॉइंट नंबर बी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में फर्स्ट पॉइंट था प्रोडक्शन. प्रोडक्शन में हमने देखा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. लैंड को मिलता है रेंट, है ना? अभी अभी देखा. लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट. ठीक है. तो ये प्रोडक्शन हो गया. अब देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन इज रिलेटेड टू सेल्स. डिस्ट्रीब्यूशन इज रिलेटेड टू सेल्स. It is a division of factors rewards among different segment of the society. तो सोसाइटी के जो डिफरेंट सेगमेंट है ना, उनके रिवॉर्ड की बात करें. इट इज डिवीजन ऑफ फैक्टर्स रिवॉर्ड्स. जो फैक्टर रिवॉर्ड है वो डिफरेंट सेगमेंट में क्या है? डिवाइडेड है. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्लेम्स देयर रिवॉर्ड ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. तो जो डिफरेंट क्या है? सेगमेंट्स हैं. किसके किसके बात कर रहे हैं? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. है कि नहीं? ये रेंट किसको मिलता है? रेंट मिलेगा लैंड को. वेजेस किसको मिलेगा? लेबर को. इंटरेस्ट किसको मिलेगा? कैपिटल को. प्रॉफिट किसको मिलेगा? एंटरप्रेन्योर को. तो इनको ये कहां से मिलेगा? जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब सेल होगा. सेल होगा तो पैसा आएगा, तो इनको मिलेगा. सेल होगा ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, तो किसी को पैसा मिलने वाला है नहीं. ना लैंड को उसका रेंट मिलेगा, ना लेबर को उसका वेजेस मिलेगा, न यहाँ पर कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट तो भूल ही जाओ. ठीक है ना? तो डिस्ट्रीब्यूशन इतना इंपॉर्टेंट है. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बिकेगा तो फिर मिलेगा, नहीं बिकेगा तो कुछ नहीं मिलेगा. नेक्स्ट, एक्सचेंज. एक्सचेंज इट इज गिव एंड टेक बिटवीन वेरियस, मतलब लेन देन की बात हो रही है. यूनिट इन द इकोनॉमी. इकोनॉमिक में जो लेन देन हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? एक्सचेंज. Exchange refers to the sale and purchase of the goods and services. Purchase and
sales. In economics, exchange is necessarily a monetary transaction. तो जब भी हम लोग exchange की बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, we are talking about monetary transaction, मतलब पैसे का लेन देन तो हुआ ही है, ऐसा समझते हैं exchange में. Okay? And the last one is consumption. क्या है consumption? Consume करना. It is making use of goods and services to satisfy human wants. जब आप किसी चीज को यूज करते हो तो उसको बोलते हो कंज्यूम किया. क्या किया? कंज्यूम किया. ठीक है, तो ये पार्ट हमने माइक्रो इकोनॉमिक का फिनिश किया. किसका फिनिश किया? माइक्रो इकोनॉमिक्स का. सो डन फॉर द डे. समय समाप्ति की घोषणा. आज के लिए इतना काफी है. मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा.